हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एग्ज़ाम एनसीईआरटी में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति को अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और आप लोग बताइए आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आप लोग का रिवीजन कैसा चल रहा है। आप लोगों को और कुछ प्रोवाइड करना है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ओके, चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको क्लास समझ आए, थोड़ा सा भी समझ आए, कुछ आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है जो कि आपकी नॉलेज को बढ़ा रहा है, अपने सब्जेक्ट को लेकर अपनी क्लासेस का रिवीजन हो रहा है, तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ओके। और अपने फ्रेंड्स को इसमें ज़रूर जोड़िए जिससे कि आप सब मिलकर अपनी स्टडी को अच्छा कर सकें, है ना, और अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकें, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भारत और ये समकालीन विश्व, देखिए इसमें जो लिखा है ना, ये विश्व जो है ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी है ना, 9th क्लास का आप लोगों ने पढ़ाई होगा, यूरोप में समाजवाद रूसी क्रांति। इसका हम एक पार्ट आपको दे चुके हैं, ये सेकेंड पार्ट है, ठीक है। देखिए औद्योगिक समाज और समाजवादी, अब हम शुरू करते हैं, नहीं तो हमारा जो क्लास है ना काफ़ी बड़ा हो जाता है, ठीक है। देखिए ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का घोतक था। जो राजनीतिक रुझान था ये एक नए युग का मतलब एक नया युग आ रहा था, ठीक है। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। यह जो दौर था सामाजिक और आर्थिक बदलाव हो रहे थे यहाँ पे, ठीक है। ये एक ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था, औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी, है ना। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमी और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। अब औद्योगिकरण में क्या हो गया था, जो औरतें थीं, बच्चे थे, सब लोग क्या था कारखाने में काम करने लगे थे। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी और मजदूर बहुत कम थी, ठीक है। मज़दूर सॉरी काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी थी, यानी कि ये लोग मतलब बहुत लंबे समय तक काम करते थे और मज़दूरी बहुत थोड़ी देते, यानी कि उनको पैसे बहुत कम देते थे और बहुत समय तक उनको काम कराते थे उस टाइम, क्योंकि औद्योगिक क्रांति आना शुरू हो गई थी ना उस टाइम। बेरोजगारी आम समस्या थी, अब वहाँ पे बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ गई। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट, आगे देखते हैं। गिरावट जाने पर बेरोजगारी और बढ़ जाती थी। एक सेकेंड, हाँ यही है, ओके। ये ना औद्योगिक क्रांति की मांग में गिरावट गिरावट आ जाने पर बेरोजगारी और बढ़ जाती थी, है ना। तो बेरोजगारी और बढ़ी थी, शहर तेज़ी से बसते और फैलते जा रहे थे। जो शहर थे हमारे वो तेज़ी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ़ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। अब शहर भी बढ़ रहे हैं, है ना, तो इससे क्या होता है, साफ़ सफाई का काम भी मुश्किल हो रहा था। उदारवादी रेडिकल दोनों इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। अब जो हमने दो विचारधाराएं बताई थी, जो समाज में लोग रहते थे, एक उदारवादी विचारधारा के थे, एक रेडिकल थे, है ना, एक रूढ़िवादी थे। तो हम इसमें उदारवादी और रेडिकल की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों समस्याओं का हल खोजने में लगे हुए थे, कोशिश कर रहे थे, है ना। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। लगभग सभी उद्योग जो थे व्यक्तिगत स्वामित्व में थे, यानी कि लोगों का बिजनेस था। लोग मतलब सरकारी बिजनेस नहीं, लोग अपना खुद का पर्सनल बिजनेस कर रहे थे लोग। तो उसमें जो वो थी, क्या कहते हैं, जनता काम कर रही थी। लोग वो सभी जो व्यक्तिगत स्वामित्व में थे, ठीक है। व्यक्तिगत स्वामित्व का मतलब यही होता है ना, जो कि सरकारी नहीं होता है, खुद का बिजनेस होता है, पर्सनल बिजनेस। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादी के पास भी काफ़ी संपत्ति थी। अब कुछ रेडिकल्स और उदारवादी, तो उनके पास भी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसाय के जरिए धन दौलत इकट्ठी की थी, इसलिए वे चाहते थे कि वे इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। क्या चाहते थे वो कि इस तरह मतलब औद्योगिक व्यवसाय के जरिए धन दौलत को इकट्ठा कर रही थी, इसलिए वे चाहते थे इस तरह के प्रयासों को और बढ़ाया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हो और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। लोग ये जन्मजात मिलने वाले विशेष अधिकारों के विरुद्ध थे।
ठीक है, जो जन्मजात अधिकार थे उसके विरुद्ध थे लोग। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी, उनकी क्या मान्यता थी? उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और उनके पास पूंजी और उन्हें बिना रोक टोक के काम करने का मौका दिया जाए तो क्या होगा? तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष, उदारवादी और रेडिकल समूह पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए। ठीक है, तो अब लोग उनकी बातों को मानने लगे थे। उन्हें लगा हाँ ये लोग तो सही कह रहे हैं। जो जनता थी वो उस चीज़ को मानने लगी थी। ठीक है, तो समाज के परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे जो लोग थे वो क्या चाहते थे? स्त्री पुरुष वो उदारवादी और रेडिकल की बातों को मानते थे और उनकी पार्टियों में शामिल होने लगे थे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। हमने एक कोई फैक्ट छोड़ा था ना, हाँ ये रहा नए शब्द, मताधिकार आंदोलन। मताधिकार के लिए आंदोलन, वोट डालने का अधिकार पाने के लिए चलाया गया आंदोलन, है ना बच्चों। देखिए आप क्या करते हो बच्चों, आप छोटी छोटी चीज़ों को जिसे नहीं समझ पाते हो, अब मैं आपको कोई चैप्टर पढ़ाऊंगी तो मैं बोलूँगी कि उन लोगों को उन्होंने मताधिकार के लिए आंदोलन किया, या फिर ऐसा शब्द आएगा तो आप मताधिकार आंदोलन एकदम से नहीं पढ़ोगे, एकदम से नहीं समझोगे। तो आपको ये कॉलम्स में दिया हुआ है, इनको भी पढ़ते हुए चलिए। ठीक है, तो ये भी मैं आपको समझाते हुए चलूँगी जिससे आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ आना चाहिए, है ना, एक एक शब्द। ठीक है, ये 19वीं सदी के मध्य में लंदन के गरीबों की दशा उसी समय के एक व्यक्ति की दृष्टि से, 19वीं सदी के मध्य में लंदन के गरीबों की ये दशा थी। देखिए जो लंदन के गरीब थे ना, उनके बारे में सब दिया हुआ है। ये एक चित्र आपको प्रदर्शित किया गया है जिससे कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यूरोप में 1815 में इस तरह के सरकारें बनी। उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। ठीक है, 1915 में क्या होता है, यूरोप में इस तरह की सरकारें बनी। उनसे छुटकारा पाने के लिए, जिस तरह की सरकारें थी उनसे छुटकारा पाने के लिए जो राष्ट्रवादी, उदारवादी और जो रेडिकल्स थे आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। ठीक है, वो आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे ये लोग। तो फ्रांस, इटली, जर्मनी, रूस, ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए। जो ये लोग थे ना, ये क्रांतिकारी हो गए, ये क्रांतिकारी होते चले गए थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस के लोग और राजाओं के तख्तापलट का प्रयास करने लगे। अब ये जो वहाँ की सरकार थी, वहाँ को वो लोग उसको तख्तापलट करने की कोशिश करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों का स्थापना करना चाहते थे। जो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता थे, क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो, है ना। हम देख रहे थे ना समानता के लिए तो सब युद्ध सारे जो हो रहे थे ना, आंदोलन हो रहे थे। 1815 के बाद इटली के जो राष्ट्रवादी थे, गिउसेप्पे मैज़नी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची और भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी इसकी रचनाओं को पढ़ते थे। ठीक है, दुनिया के साथ सारे लोग इसकी रचनाओं को पढ़ते थे जिनका नाम था राष्ट्रवादी ये गिउसेप्पे। ठीक है, 1815 में इटली के राष्ट्रवादी गिउसेप्पे जो थे, यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश उन्होंने रची थी। तो भारत भी इनके बारे में पढ़ता है और दुनिया भर के राष्ट्रवादी इसकी रचनाओं को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे हम अपना चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि आपको पता है ना लॉन्ग हो जाता है ना। चलिए तब तक लोग अपने ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कुछ इसमें और चाहिए इंक्लूड कराना है अपने इस चैनल पर तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। सो थैंक यू, बाय बाय।